नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। हम दक्षिण भारत के राजवंशों को देख रहे थे। कल हमने आपके वाकाटक वंश को समझा, किस तरीके से वाकाटक वंश का विस्तार हुआ और लगभग पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक उनका साम्राज्य हमें देखने को मिला। आज हम बादामी के चालुक्यों को देखेंगे, क्योंकि ये सामंती हैं वाकाटकों के। इनका क्षेत्र क्या था, राजधानी क्या थी और किस तरीके से इन्होंने क्षेत्र विस्तार किया, उसको भी हम मैप में समझेंगे। इसके बाद हम प्रमुख शासकों को डिस्कस करेंगे और यहीं आपको पुलकेशिन द्वितीय मिलेंगे, जिन्होंने आपके हर्ष को हराया था जब नर्मदा नदी पार कर रहे थे। यानी इस समय उत्तर भारत की स्थिति क्या है, हर्ष देखने को मिल रहा है आपको, यानी गुप्तोत्तर काल ऊपर प्रारंभ हो चुका है। और जब आप वाकाटक वंश देख रहे थे, लगभग 250 वर्ष हमने उस वंश को देखा, तो देखा कि उत्तर भारत में उस समय क्या था, गुप्तों की सत्ता देखने को मिल रही थी और दक्षिण में हमें आपके वाकाटक वंश देखने को मिल रहे थे। जबकि वाकाटकों और गुप्तों के बीच संघर्ष तो देखने को नहीं मिला हमें, उनमें हमें मैत्री, वैवाहिक संबंध, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और वहीं हमने वो बताया था कि पश्चिम में अभी एक शाखा उनकी नासिक के क्षत्रप भी थे। और अब जब हम आ चुके हैं यानी बादामी के चालुक्यों की तरफ, तो ये सामंत है वाकाटकों के। अब स्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि इनको हम देखते हैं 543 से लेकर 756-57 ईस्वी तक देखते हैं। तो इस समय गुप्तोत्तर काल चल रहा है, यानी उत्तर भारत में कई राज्य आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली हरियाणा रीजन में वर्धन वंश देखने को मिल रहा है आपको, वहीं कन्नौज में मौखरी वंश है, पंजाब साइड आपके हूण है, आपके गुजरात में वल्लभी वंश, मैत्रिक वंश देखने को मिल रहे हैं, बंगाल में गौंड वंश देखने को मिलेंगे। और नीचे की तरफ हम देखें दक्षिण भारत में, तो क्या है आपको यहाँ कौन चल रहा है इस समय? इस समय आपके बादामी के चालुक्य देखने को मिल रहे हैं हमें उत्तरी कर्नाटक के एरिया में। और यदि हम पूरब साइड बात करें तो पहलव हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहलव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष प्रारंभ किया। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। पहले हम इनका क्षेत्र और प्रमुख शासकों को डिस्कस करते हैं। इनका बेसिकली टाइम देखें मोटा मोटा, तो 543 से हमें 700 कई जगह 56-57 देखने को मिलता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमें 6वीं से आपका 8वीं शताब्दी तक की बात यहाँ देखी गई है। अब हम बादामी के चालुक्यों को देखेंगे तो सबसे पहले हम क्षेत्र ही देखते हैं, कहाँ ये मूल निवास के थे। तो क्षेत्र देखा जाए इनका, तो हमने आपको जब पहला क्लास बता रहे थे तो सारे दक्षिण राजाओं के हमने स्थिति आपको स्पष्ट की थी। फिर भी हम दोबारा यहाँ आपको दिखाएंगे, छोटा सा मैप ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा हम यहाँ नहीं बनाने वाले। एक रफ आइडिया के लिए हमने आपको मध्य प्रदेश का मानचित्र और उन लोकेशन को क्लियर कर रहे हैं जहां इनका क्षेत्र था। ये गोवा हुआ आपका, तो आप देखें यहाँ इनका जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, हम उत्तरी कर्नाटक की बात यहाँ करेंगे। यानी वर्तमान में देखा जाए तो बीजापुर जिले में, कर्नाटक के बीजापुर जिले में हमें इनका क्षेत्र देखने को मिलता है। बीजापुर जिला, कर्नाटक राज्य।
शुरुआत में ये यहीं थे। इसके बाद इनका जो विस्तार देखने को मिलता है वो भी हम इसी डायग्राम में आपको बताते हैं, या इनका जो क्षेत्र विस्तार देखने को मिलता है, किस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य को फैलाया। तो क्षेत्र विस्तार देखा जाए तो हम यहाँ लिख देते हैं कहाँ से आते हैं। तो गुजरात का दक्षिण तटीय क्षेत्र, संपूर्ण कर्नाटक राज्य, वर्तमान का उसमें हम तेलंगाना भी शामिल करेंगे, है ना, और दक्षिणी मध्य प्रदेश, और इसके साथ साथ पश्चिमी महाराष्ट्र और पश्चिमी आंध्र प्रदेश तक का इनका क्षेत्र हम देख सकते हैं। ठीक है ना, यानी हम इसको यदि पेन से दिखाएं कि इनका क्षेत्र कहाँ तक बढ़ा, तो इस तरीके से गुजरात का ये दक्षिण एरिया और मध्य प्रदेश का ये जो आपको दक्षिण वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसको ये कवर करते हैं। गोवा भी इन्होंने जीत लिया था फाइनली, और कर्नाटक तो पूरा ही इनका कवर में होता है, और कुछ हिस्सा पश्चिमी आंध्र प्रदेश का भी हम इसमें देखेंगे। बाकी तेलंगाना भली है, तो तेलंगाना पहले क्या था, आंध्र प्रदेश में ही शामिल था, तो उसका भी कुछ हिस्सा आप देखें तो मोटा मोटा शामिल था। बाकी महाराष्ट्र का हमें पश्चिमी रीजन देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको क्या एक विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसके बाद राजधानी पर बात करेंगे कि इनकी राजधानी कहाँ थी। तो राजधानी को देखें तो शुरुआत में राजधानी या प्रारंभिक राजधानी हम जो कहें वो ऐहोल में थी, ऐहोल। बाद में राजधानी जो है हम बताएंगे कि शासक ने राजधानी बदली, या बाद में इनकी राजधानी हमें वातापी देखने को मिलती है, और उसके और बाद में देखा जाए तो हमें जो राजधानी मिलती है पहाड़कल भी देखने को मिलती है। ठीक है ना, इस तरीके से राजधानी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अब हमें इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी हम स्रोतों की बात की जाए कि भाई हमें इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो कीर्ति, आपको याद हो रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो लिखेंगे रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख। से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये आपने यहाँ देखा। अब हम प्रमुख शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्षेत्र तो आपने देखा शुरुआत में ये बीजापुर जिले से यानी उत्तरी कर्नाटक वाले रीजन से है, इसके बाद ये अपना क्षेत्र बढ़ाते हैं और गुजरात का दक्षिण का तटीय एरिया, कर्नाटक का संपूर्ण एरिया और महाराष्ट्र का पश्चिम वाला, आंध्र प्रदेश का पश्चिम वाला, कह सकते हैं कि तमिलनाडु, तेलंगाना का भी कुछ पश्चिम वाला हिस्सा इनके कब्जे में था। इस साइड क्योंकि पहलव है तो आपको क्लियर ही है। अच्छा, पहलव इनका संघर्ष यही बादामी के चालुक्यों ने ही ये संघर्ष चालू किया पहलवों को, वो बताएंगे अभी हम आपको कि पुलकेशिन द्वितीय के समय से ही चालुक्य वर्सेस पहलव वंश का संघर्ष चालू हो गया था। अब हम देखेंगे इसके बाद प्रमुख शासकों को। ठीक है, इसको हम अब रफ करते हैं। ये आपने जाना, इनका समय जाना, राजधानी जानी और किस तरीके से इनका विस्तार देखने को मिला। एक पॉइंट और आप लिख सकते थे, उत्पत्ति के रूप में जो छूटा है, ये कौन है, तो ये बेसिकली वाकाटकों के सामंत हैं। वाकाटक वंश के सामंत हैं, सामंत थे। एक सब हम पहली क्लास में आपको स्पष्ट कर चुके हैं। अब हम प्रमुख शासकों की डिस्कस करेंगे बादामी के चालकों के संबंध में कि यहाँ कौन कौन से प्रमुख शासक रहे और उनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध है। देखो, आपने विस्तार में तो देख ही लिया है कि दक्षिण मध्य प्रदेश तक इनका विस्तार देखने को आपको मिला है।
अच्छा, जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया है, तो ये शुरुआत में जब मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था तो सारा मध्य प्रदेश में ही था, है ना। चलिए अब हम प्रमुख शासक की बात करेंगे यहाँ। पहला शासक जो हमें देखने को मिलता है पुलकेशियन प्रथम है, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम पुलकेशियन प्रथम। पुलकेशियन प्रथम आपकी गद्दी पर बैठते हैं। कई जगह आपको बादामी दिखता है, कई जगह वह भी बना रहता है। अब इनका समय क्या है, तो समय हमने आपको पहले ही बताया है, 543 से ये बैठते हैं गद्दी पर आपके, और ये रहते हैं आपकी गद्दी पर 566 एडी तक ये रहते हैं। हमने आपको उत्तर भारत की भी स्थिति बताई है कि इस समय गुप्तोत्तर काल की स्थिति देखने को मिल रही है, यानी उत्तर भारत में हमें राज्य बटे हुए देखने को मिलते हैं। गुजरात में अलग शासन देखने को मिलता है, हमें कन्नौज में अलग देखने को मिलता है, असम में अलग देखने को मिल रहा है, और बंगाल में अलग शासन देखने को मिल रहा है। यानी ऊपर अभी कैसा शासन देखने को मिल रहा है, अलग आपको। अब जो बाद में जब कन्नौज की महत्ता बढ़ जाएगी तो फिर आप देखते हैं त्रिपक्षीय युद्ध होता है, राष्ट्रकूट आने वाले इसके बाद, तो राष्ट्रकूट वर्सेस पाल और कन्नौज के लिए युद्ध होता है। इसमें गुर्जर प्रतिहारा भी रहते हैं, यानी 3 शक्तियां लड़ती हैं आपकी त्रिकूट संघर्ष के लिए, जिसमें फाइनली गुर्जर प्रतिहारा जीतते हैं। वो हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी पुलकेशियन प्रथम के बारे में चर्चा हो रही है। ये प्रथम शासक हैं, यानी कौन है, ये संस्थापक हुए बादामी के चालकों के। तो लिखेंगे संस्थापक हैं, या इस वंश के संस्थापक हैं, इस वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। और फैक्ट क्या लिखें इनके बारे में, संस्थापक हो गए। संस्थापक के बाद इन्होंने जो राजधानी बादामी बनाई थी, तो लिखेंगे राजधानी, कौन सी राजधानी बनाई इन्होंने, वातापी। ये राजधानी देखने को मिल गई हमें। राजधानी के बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की उसको डिस्कस करेंगे हम। उपाधि देखी जाए तो इन्होंने श्री पृथ्वी वल्लभ, ये चीज़ें हमें वैसे डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भारतीय इतिहास में आप ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, फिर भी हमने इस तरीके से उसको पढ़ाया है कि आप थोड़ा सा समझ, क्योंकि भारतीय इतिहास भी तो आपको पढ़ना है। श्री पृथ्वी वल्लभ, यदि थोड़ा सा आप जान भी लेते हैं शासकों के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। उपाधि के बाद इन्होंने जो प्रमुख कार्य देखने को मिलते हैं, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ वगैरह भी कराए हैं, तो वो भी अपन यहाँ फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं कि इसने अश्वमेध यज्ञ से ही पता चलता है कि आप अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं मानचित्र में। तो अश्वमेध यज्ञ हो गया आपका, वाजपेयी यज्ञ हो गया। वाजपेयी यज्ञ हमने कल ही स्पष्ट किया था, राजा के जन्म उत्सव पर बनाते हैं। और वैदिक यज्ञ भी कराए, यज्ञ भी करवाए, यानी काफी धार्मिक राजा आपको यहां से देखने को करवाए। अब हम इसके बाद अगले शासक की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसके दो पुत्र भी आने वाले हैं, यानी अब कीर्ति वर्मन गद्दी पर बैठेगा। कीर्ति वर्मन के बाद हम मंगलेश, यानी 2 इसके पुत्र होते हैं। तो अब पहले शासक हो गए पुलकेशियन प्रथम, जितना हमें जानना था हमने जाना इसके बारे में। दूसरे शासक हम लिखते हैं यहाँ कीर्ति वर्मन, जो इसका ही पुत्र है। कीर्ति वर्मन प्रथम भी लिख सकते हैं। और इसका जो समय हो रहा है 566 से लेकर समय है 566 से लेकर, और इसका समय जाता है आपका 597 तक। ठीक है, और इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस इतना एक पॉइंट लिखेंगे आप, पुलकेशियन प्रथम का पुत्र है। बाकी ये इसने ही प्रतापी साम्राज्य को बढ़ाया है ना। इसने कई छोटे छोटे राजवंशों को यहाँ हराया था, पर उन पर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आपके भारतीय विषय है। जैसे इसने बनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य, बेल्लारी के नलवंश, ये सारी चीज़ें हराई, गोवा को भी जीता।
ठीक है ना, पर वो हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब अपन भारतीय इतिहास में देखते हैं, क्योंकि हमें तो सारा एमपी से संदर्भ मिलाना है। पुलकेशियन फर्स्ट का पुत्र है ये। इसके बाद कीर्ति वर्मन की मृत्यु होती है तो इसके नाबालिग बच्चे होते हैं, तो गद्दी पर ये अपने भाई मंगलेश को बैठाल देता है। यानी अगले शासक कौन देखने को मिले हमें? मंगलेश देखने को मिले। ठीक है, कौन है ये मंगलेश? लिख जरूर लें, भूलने का डर होता है। पहले तो समय लिख लें, 597 से 610 के बीच में इनका समय है। समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा ध्यान रखें तब भी काम चल जाता है आपका। तो ये कौन है? ये कीर्ति वर्मन का भाई है, या इसको भी लिख सकते हैं वर्मन का भाई है। ठीक है, ये बेसिकली ये आपका कह सकते हैं इसने वैष्णव धर्मानुयायी बन गया था ये, और भागवत परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। अगले शासक आते हैं जो सबसे महान है इस वंश के, पुलकेशियन द्वितीय। इनका समय देखा जाए 610 से लेकर 642 एडी तक रहते हैं। इस वंश का हम कहें तो प्रतापी शासक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। जैसे कल हमने प्रवरसेन देखा था आपको उस वंश में, है ना, बिंद शक्ति देखा हमने। तो वहाँ बिंद शक्ति के बाद आपने देखा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें शासक देखने को मिल रहा था वहाँ प्रवरसेन प्रथम मिल रहा था। समझ रहे ना, क्योंकि इसने ही बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक शक्ति का विस्तार किया था। इसी तरह के हम बादामी के चालुक्यों की बात करेंगे तो हमें यहाँ पुलकेशियन द्वितीय ही सबसे प्रतापी शासक देखने को मिलता है। तो लिखेंगे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब जब बात प्रतापी बोला है यानी इसने बहुत बड़े राजाओं को हराया होगा, तो बिल्कुल सीधी सी बात, यदि आपको याद आ रहा हो तो इसने हर्ष को हराया था। जब हर्ष का उत्तर अभियान खत्म हो गया, यानी हर्ष ने लगभग उत्तर भारत को समेटा और वो दक्षिण की तरफ जब विजय अभियान की तरफ निकलता है तो नर्मदा नदी पार पर क्या होता है? एक युद्ध होता है। समझ में आए कि नहीं आए? ये नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी को जब हर्ष पार करता है, और यहाँ है कौन सा आपका? पुलकेशियन द्वितीय बैठे हैं गद्दी पर, तो इनके मध्य क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें जीत किसकी होती है? पुलकेशियन द्वितीय जीतता है, यानी हर्ष की हार होती है। ये युद्ध आपका लगभग 639 के आसपास युद्ध होता है आपका। ठीक है ना। अब प्रतापी शासक है, तो इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो हम यहाँ लिखेंगे स्रोत के रूप में। तो स्रोत में हम देखें कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो पहला देखते हैं रवि कीर्ति। अभी अभी रवि कीर्ति के बारे में बताया है हमने। रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तो इस अभिलेख में ही बताया गया है कि पुलकेशियन द्वितीय ने, इसमें वर्णन है कि हर्ष नर्मदा नदी के पार युद्ध में हारा, युद्ध में पुलकेशियन द्वितीय से हारा। ठीक है, ये तो एक आपने जाना। अच्छा, ये युद्ध के बारे में जो घटनाक्रम है वो एक स्रोत कह लें, या हमें एक साक्ष्य और मिलता है कि युद्ध में हारे कि नहीं हारे, वो आप लिख लें, यहाँ नोट में लिख लेते हैं। क्योंकि हर्ष यहाँ हेनसांग है। हेनसांग कौन? यानी चीनी यात्री है, अभी वो यहाँ 645 तक रुका हुआ है। तो हेनसांग की किताब है CU की। हेनसांग के अनुसार भी हर्ष की पराजय हुई, यानी दो सबूत आपको मिल गए हैं, पराजित हुआ। और हेनसांग यदि बात कर रहा है तो वो कहाँ कर रहा होगा? CU की उसकी क्या है? पुस्तक है, इसमें उसका जिक्र होगा। अब जब ये हर्ष को हरा लेता है तो इसके बाद ये उपाधि धारण करता है।
कौन? पुलकेशिन द्वितीय। जैसे हमने प्रवर्सन प्रथम देखा था उस वंश में, इसी तरह हम इस वंश में पुलकेशिन द्वितीय को देख रहे हैं। तो उपाधि में ये हर्ष को हराने के पश्चात, ऐसा लिख लें आप, और हर्ष को हराने के पश्चात उपाधि धारण करता है, एक उपाधि धारण करता है, ये दक्षिण आपका परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, परमेश्वर, और दूसरा दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण करता है। तो दूसरा लिखेंगे दक्षिणा पथेश्वर, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अब उपाधि देख लिया आपने, हर्ष को हराया ये देख लिया आपने, और अब इसके बाद कुछ तत्व और हैं जिनको हम जानेंगे। हैंसांग ने भी इसकी चर्चा की है कि हारा है ये, तो हैंसांग इसके दरबार में आया था, तो लिखेंगे, और कब आया था तो उसका समय चाहो तो 641 में लिख सकते हैं अपन, कि चीनी यात्री हैंसांग 641 एडी में इसके राज्य में भ्रमण करने आया था। ये फैक्ट भी आपने यहाँ जाना। अब हम दूसरा तथ्य देखेंगे यहाँ, क्योंकि इसने ही पहलवों से संघर्ष प्रारंभ किया, तो उसको भी हम यहाँ, अच्छा एक पॉइंट और लिख लें पहले, अजंता की गुफा वाला, कई बार इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। अजंता की गुफा में ईरानी, जिसको हम फारसी कहते हैं, फारसी राजदूत का स्वागत करते हुए चित्र बना है, ठीक है ना, स्वागत करते हुए चित्र बना है अजंता की गुफा में। तो अब कई बार स्रोतों की बात आती है, तो ये आपको पुरातात्विक स्रोतों में देखा गया, ये आपके साहित्यिक स्रोतों में देखा, इतिहास इसी आधार पर लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हम एक तथ्य और जान लेते हैं इसके बारे में कि इसी शासक ने पहलवों से संघर्ष प्रारंभ कर दिया था, तो लिखेंगे इसने ही चालुक्य वर्सेस पहलव संघर्ष प्रारंभ किया, यानी इसने क्या किया, पहलव वंश के महेंद्र वर्मन को हरा दिया। पहलव वंश के महेंद्र वर्मन को पराजित किया और उसके क्षेत्र पर, उसके उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो आपके पहलव हैं और यहाँ चालुक्य, इनके मध्य क्या हो गया है, संघर्ष प्रारंभ हो गया है। तो प्रश्न आता है कि किनके समय पर ये संघर्ष चालू हुआ, तो आपको याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय ने संघर्ष चालू किया था। यहाँ महेंद्र वर्मन थे, बाद में महेंद्र वर्मन का लड़का नरसिंह वर्मन आता है, वो श्रीलंका के शासक के साथ मिलकर इसको पराजित करता है। तो अब ये युद्ध चलता रहेगा, कभी इनको ये पराजित करेंगे, कभी वो उनको पराजित करेंगे, उन पर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जाना। अब कुछ शासक हैं जिनको हमें नाम भर याद रखना है कि इसके बार कौन आया, और एक शासक जरूर इंपॉर्टेंट है जिसने मध्य प्रदेश के मालवा पर अधिकार किया, और एक और हम देखेंगे जिसने राजधानी पहाड़कल बनाई, ठीक है ना। अब बाकी तो सारा आप भारतीय इतिहास में इस पूरे वंश को ढंग से डिटेल में करते हैं, परंतु आपने जितना यहाँ से जाना, इतना भी यदि आपके दिमाग में बना रहा तो भारतीय इतिहास पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा सहजता होगी। अगले शासक हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य, नंबर है 5। विक्रमादित्य देखने को मिलेंगे हमें। इसके बाद हमें विनयादित्य देखने को मिलेंगे। विनयादित्य के बाद हमें विजयादित्य देखने को मिलेंगे।
और विजयादित्य में ही यदि आपको याद रखना हो तो एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इसने राजधानी पहाड़कल बनाई थी। इसने राजधानी पहाड़कल बनाई, ठीक है। और अब एक शासक और जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एमपी में क्या किया है, एमपी के मालवा पर अधिकार किया है, विक्रमादित्य द्वितीय। समय चाहो लिख लें, पर इतना इनके समय इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। 633 से 733 से आपके 747 तक है, देखने को मिलता है। इन्होंने मध्य प्रदेश के मालवा को जीता, इसलिए लिखना है इसने मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसने मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद इसने उपाधि धारण की। तो वो उपाधि लिखेंगे आप सकलोत्तर। एक उपाधि ये धारण की, एक और इसने उपाधि धारण की, इसका नाम है अवनी जनाश्रय। ये दो उपाधि इसने धारण की है। और इसके बाद अंतिम शासक लिखकर हम देखो, सारे वंशों के सारे शासक याद करना आपको जरूरी नहीं है। आप तो प्रथम शासक, संस्थापक और जो शासक थोड़े इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखें और अंतिम शासक याद रखें, और बाकी चीज़ें को आप दिमाग से हटा दें। हिस्ट्री पढ़ने में आप जरूरी नहीं कि आप हर फैक्ट को याद करें, आप जनरल जाने। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बादामी की जगह कहाँ क्षेत्र है, मोटा मोटा जाने, उत्तरी कर्नाटक वाले रीजन में है, बस बहुत है आपके लिए। कौन है ये बकाटकों के सामंत हैं। क्षेत्र विस्तार कहाँ तक किया, काफ़ी क्षेत्र विस्तार किया। तो आप मोटा मोटा भी राजधानी कहाँ है इनकी, बातापी है, पहाड़कल है, थोड़ा थोड़ा जानिए आप सबके बारे में, तब आपको एक समझ पैदा होगी। अंतिम शासक हमें देखने को मिलते हैं कीर्ति वर्मन द्वितीय। और इनका समय 747 से लेकर 757 कह सकते हैं, कई जगह 56 लिखा होता है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से हमने आपका बादामी के चालकों को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, तो बड़ा सरल सा टॉपिक था। आपने देखा कि मौरोत्तर काल के बाद सातवाहन दक्षिण में रहे, सातवाहनों के सामंत आपको वाकाटक देखने को मिले। हमने कल आपको भूप बताया, तो उनका क्षेत्र का विस्तार शुरुआत में तो उनकी शक्ति विंध्य प्रदेश से या बुंदेलखंड क्षेत्र से ही प्रारंभ हुई, और उसके बाद जब आपका प्रवर्सन प्रथम आता है तो वो शक्ति का विस्तार करते हुए बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक विस्तार करता है ना। तो वो सारी चीज़ हमने डिस्कस की। इसके बाद वो अपने साम्राज्य पुत्रों में बांटता है, वो सब आपने देखा। उनके ऊपर गुप्तों से भी संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। अब ये बैठते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर जो सत्ता देखने को मिलती है वो आपको बटी हुई देखने को मिलती है, और नीचे जो बादामी के चालक हैं जो वाकाटकों के सामंत के रूप में देखने को मिलते हैं। इस वंश में यदि हम देखें तो जो प्रमुख शासक है पुलकेशिन द्वितीय ही है, यही इसी ने हर्ष को हराया और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने बादामी के चालकों को देखा, हमने विस्तार बताया, मूल क्षेत्र बताया। अब अगला टॉपिक जो हम बताएंगे, राष्ट्रकूट वंश का भी मध्य प्रदेश में योगदान है, क्योंकि अब त्रिकूट संघर्ष चालू होगा कन्नौज के लिए, जिसमें 3 शक्तियाँ अब शामिल होंगी। आपके बंगाल के पाल वंश देखेंगे हम बंगाल के पाल वंश देखेंगे बंगाल के पाल वंश देखेंगे, और इसके बाद हम गुर्जर प्रतिहार देखेंगे, और दक्षिण में राष्ट्रकूट। ये 3 शक्तियां लड़ेंगी कन्नौज के लिए। इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, जिसमें फाइनली गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।